हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, कल से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की शुरुआत होने जा रहा है। तो कल के लिए पूरे पेपर का हल देखने वाले हैं। तो साथियों, यह पेपर आरआरबी ग्रुप डी का कार्बन कॉपी होने वाला है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चनों का पेपर देखने वाले हैं। तो इस बार आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेक्शन वाइज होने वाला है। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन साइंस को मिलेंगे आप सभी को, 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, और तीसरे नंबर पे 30 क्वेश्चन सबसे अधिक रीजनिंग के मिलेंगे, और लास्ट में 20 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे पूरे 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और आप सभी का सही करने का टारगेट 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, यदि कल आप सभी का पेपर है तो इस पेपर को पूरा हल करके जाइएगा, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि सवाल का लेवल कैसा पूछा जाएगा और किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की इस क्लास में हम लोग संपूर्ण पेपर को हल करने जा रहे हैं। यदि आपका कल या परसों पेपर है तो इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा। समय बहुत कम है, तो हम लोग कम समय में पूरे 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। याद रखिएगा, आप सभी का पेपर पूरे 100 क्वेश्चन का होने वाला है, जो कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा, प्लस हर एक क्वेश्चन पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए कल के लिए आज के 100 क्वेश्चनों का पेपर हल कर लेते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर में साइंस के क्वेश्चन खुलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होती है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः ये किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल का नियम से सीधे अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने की उसकी समयावधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि तो याद रखिएगा बढ़ जाएगी, यानी बढ़ेगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 5। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यास्थता से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है? तो यह पृष्ठ तनाव पर आधारित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्लवन का नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा? यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वीय बल होगा वो क्या होगा? तो 4 गुना घट जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो अभिकेंद्रीय बल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड या बॉडी द्वारा धारिता ऊर्जा को क्या कहते हैं? अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड या बॉडी द्वारा धारिता ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो भाई आपने देखा होगा जे बराबर क्या होता है? W अपन क्यू होता है। तो ऐसा समीकरण देखिए कौन सा है? J बराबर W/Q, W/Q बराबर G, यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऊष्मा के संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है? ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है? तो भाई याद रखिएगा, चालन है, संवहन है, विकिरण है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को भाई याद रखिएगा वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करना है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बताइए। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करती है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होगा वो घट जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पूरे शिफ्टों का एनालिसिस करवाना है और उसके आधार पर आपको पूरे पेपर का हल डेली बाई डेली करवाना है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे आप लोग। तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो एल्युमिनियम में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु की वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है भाई? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो कि अनुप्रस्थ हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो ग्रीन कलर का यानी हरा कलर का दिखाई देगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु के स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? बताइए। यदि आप 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो यह किस दोष से पीड़ित है? तो भाई दूरदृष्टि का यह पीड़ित व्यक्ति है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित तो कौन है भाई? कूलाम का नियम है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो यह कैसे जुड़े होते हैं? बताइए। सीरीज में या पैरेलल में जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? बताइए। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम तो ये किया गया था ऑस्टेड द्वारा। तो बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष भौगोलिक अक्ष है इसके साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या होता है? फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो उसका पारगम्यता होता है। डी ऑप्शन पारगम्यता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करिए। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। यम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो भाई के, यल, यम, एन होता है 2, 8, 18। तो यम का पूछा यानी पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। फोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध कौन सा है? पी का मतलब होता है क्या? मोमेंटम। ई का मतलब होता है एनर्जी और सी का मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है। तो सही फॉर्मूला कौन सा इनमें से? तो पी बराबर क्या हो जाएगा? ई बाई सी। ये आपका बिल्कुल ठीक समीकरण है। देखिए पी बराबर ई बाई सी, जो आपका ई बराबर एम सी स्क्वायर से बना है। ओके ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण बताइए कौन सा है? सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो भाई CHCl3 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की जो संयोजकता होती है वो बढ़ जाती है यानी इंक्रीज कर जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनाते हैं? बताइए किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनाते हैं? तो भाई अवक्षेपण अभिक्रिया से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? आदर्श गैस की ऊर्जा जो निर्भर करती है वो मोल की संख्या पर करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होता है। यानी आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल कितने सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? तो केवल 11 होते हैं भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? बताइए भाई आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण केवल एक वर्णमाला द्वारा किया जाता है? तो ऐसे कितने तत्व हैं? तो भाई ऐसे 14 तत्व हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो किसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं? तो भाई मैग्नीशियम को बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है? किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है? तो भाई याद रखिए, प्रभाजी आसवन का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो पारिस्थितिकी है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंजाई होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? बताइए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते तो हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? बताइए, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? तो कार्टिकोल से बोलते हैं। ऑप्शन ए कार्टिकोल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम होंगे, जिस दिन होगा एग्जाम, हर दिन आपको क्लास प्रोवाइड करना है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे आपके पेपर में सवाल अभी तक देखिए पूछे गए, वो सारे लेवल के हम क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। यदि आपने हमारा प्लेलिस्ट नहीं चेक किया तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा। सारे क्वेश्चन इसमें उसी लेवल के, जैसे कि रेलवे 2025 में नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं रेलवे के एग्जामों में। ओके, इस बार भी सेम उसी के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आज की इस क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ओके, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत ये कौन से न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत ये भाई मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए मूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। किस पादप में तनाव संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में तनाव संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो हल्दी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? तो साइकोनस प्रकार का फल है अनानास। ऑप्शन सी साइकोनस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो कौन से नारियल तथा आम के फल होते हैं? तो भाई ड्रूप के फल होते हैं। ऑप्शन सी ड्रूप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 10 तत्वों की आवश्यक होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो याद रखिएगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो कैम्बियम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भाई इसी से एक सवाल पूछा जाएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। तो बताइए पहली ओंटोलॉजी ये किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो भाई जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इख्तियोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो क्या लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं? तो भाई याद रखिएगा आंसू करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 64। तो दूसरा सेक्शन यहाँ से आप सभी का रीजनिंग के क्वेश्चन ओपन होंगे। तो जितने भी आपको हम रीजनिंग के सवाल करा देंगे, बस इन सारे क्वेश्चन का लॉजिक सीख लीजिएगा, भाषा सीख लीजिएगा, कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो ट्राई करेगा रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन में से पूरे क्वेश्चन सही करने का। ओके, तो चलिए 64 क्वेश्चन कॉल करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गिफ्ट को 42, 68 और टर्न को 35, 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या है? तो साथियों जैसे कि गिफ्ट यहाँ पर लिखा है, गिफ्ट में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है? 42, 68 और टर्न, टर्न में 4 अक्षर दिए हैं, तो इसके लिए भी 4 नंबर कोड क्या है? तो 35 और 27। तो पूछा क्या है? केवल टी का कोड पूछा है। तो हमने आपको बताया जब सिंगल अक्षर पूछता तो कॉमन चेक कर लेते हैं। जैसे टी हमसे पूछा है तो टी का हम पहले कॉमन चेक करेंगे दोनों में। देखिए गिफ्ट में टी है और टर्न में भी टी है, यानी दोनों में तो टी कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि ये जो दोनों का कोड होगा इसमें भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो भाई 2 देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, गिफ्ट में 2 है और टर्न में भी 2 है, यानी टी का कोड क्या हो जाएगा? 2। इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 65। एक सवाल ये भी आप सभी से पूछा जाएगा आपके पेपर में, तैयार रहिएगा इस तरह का सवाल को हल करने के लिए। पक्का कथन और निष्कर्ष का एक सवाल आप सभी से पूछा जाएगा। सभी खरगोश गिलहरी हैं, कुछ गिलहरी चूहे हैं, सभी चूहे स्तनधारी हैं। बस इसका यदि आपने कथन का डायग्राम बना दिया तो समझिए आपका लगभग पूरा सवाल हल होगा वहीं पर। देखिए सभी खरगोश, यानी सभी खरगोश को मतलब हम रैबिट से डिनोट करेंगे, यानी आर से। यानी सभी रैबिट क्या है भाई? गिलहरी, यानी स्क्वायरल। स्क्वायरल मतलब क्या होता है भाई? गिलहरी होता है। यानी सभी रैबिट क्या है? स्क्वायरल हैं। कुछ गिलहरी यानी कुछ ये जो आपका स्क्वायरल है वो क्या है भाई? चूहे, यानी माउस या रैट भी बोल सकते हैं हम। तो यम से डिनोट करें, यानी माउस को से कह रहे हैं चूहे को। ठीक, उसके बाद सभी चूहे स्तनधारी हैं, यानी सभी चूहे जो यहाँ पे सभी माउस हैं वो क्या? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है मैमल। मैमल जो साथी जैसे कि हम मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। तो सवाल देखिए दिया ना कि सभी चूहे स्तनधारी है, यानी जो सभी चूहे हैं भाई, ये सभी जो चूहे हैं क्या वो भाई मैमल हैं, स्तनधारी। तो हम यम से इसको भी डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या पूछा है भाई? बस निष्कर्ष को आपको देखना है। ये तो हमारा कथन के हिसाब से डायग्राम बन के रेडी हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष को देखने पड़ेगा। देखिए निष्कर्ष पहला, कुछ स्तनधारी गिलहरी हैं क्या? कुछ मैमल क्या गिलहरी हैं क्या? स्क्वायरल बिल्कुल है। देखिए यही तो है मैमल। कुछ तो आपका स्क्वायरल में आ रहे कि नहीं भाई? बताइए, गिलहरी में आ रहे कि नहीं भाई? गिलहरी में आ रहे हैं। कुछ स्तनधारी यानी कुछ मैमल क्या गिलहरी में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं भाई। देखिए आ तो रहे हैं भाई, है ना। यानी पहला तो निष्कर्ष हमारा बिल्कुल ठीक है, पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ चूहे क्या खरगोश हैं? यानी कुछ रैबिट क्या खरगोश हैं भाई? क्या कुछ रैबिट
या क्या कुछ सॉरी कुछ चूहे यानी कुछ माउस क्या रैबिट है? भाई कुछ माउस तो रैबिट नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई, यानी दूसरा तो हमारा निष्कर्ष नहीं मैच किया, यानी पहला अनुष्करण आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक लग रहा है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाए। जैसे भाई कुछ चूहे खरगोश हैं, क्या देखिए, क्या कुछ माउस खरगोश हैं? रैबिट नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। ये जो आपका पूरा स्तनधारी है ये आर रैबिट को छू नहीं रहा भाई, खरगोश को छू नहीं रहा है, याद ये अलग है। यानी भाई चूहा और खरगोश का तो कोई लेना ही देना नहीं है भाई, बहुत दूर दूर आपस में है, ध्यान दीजिएगा आप तो, इसलिए तो दूसरा निष्कर्ष तो मैच नहीं करेगा। पहला आपका निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है कथन के हिसाब से, तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए उन दो चिन्हों को ज्ञात करिए जिन्हें परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी यहाँ पे समीकरण दिया है, हमें ये 55 आंसर लाना है, यानी 55 बराबर 55 आपको करना पड़ता है, वो भी ऑप्शन का सहारा लेकर। तो जब आप पहला ऑप्शन को उठाएंगे माइनस और भाग को, तो इस समीकरण में रखेंगे माइनस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस, उसके बाद इस समीकरण को हल करेंगे और देखेंगे क्या 55 आंसर आ रहा है। यदि 55 आ गया तो आपका वही ऑप्शन हो जाएगा जो आपने ऑप्शन को उठाए हैं। चलिए तो पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, माइनस और भाग को हम बदलेंगे इस समीकरण में। देखिए 3 + 56 गुणा 2 माइनस से, देखिए तो माइनस की जगह भाग रख देंगे, 8 के बाद देखिए भाग है तो माइनस में 4, ये हमें देखिए 55 आंसर लाना है। तो यहाँ से हल किया जाए 3 प्लस, तो यहाँ से 56 गुणे 2, अब देखिए 8 का भाग तो 2 में जाएगा नहीं, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं -4, तो यहाँ से 8 × 7 = 56 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 3 17, 17 में से 4 को घटाएंगे 13 आएगा, लेकिन हमें तो भाई 55 आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया, पहला ऑप्शन तो मैच नहीं किया भाई। अब दूसरा ऑप्शन को हल करेंगे, माइनस और गुणा को बदलेंगे, ध्यान से देखते रहिए। ओके देखिए माइनस और गुणा को हम बदलेंगे, 3 + 56, यहाँ आप देखिए गुणा है तो गुणा की जगह माइनस, 2 के बाद माइनस है तो गुणा में बदल देंगे, 8/4, ये बराबर हमें 55 लाना है। चलिए इसमें बॉर्डमा स्कीम लगाते हैं, तो देखिए 3 + 56 माइनस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 दूना 4, यानी इधर से 4 आ गया, तो यहाँ से देखिए 56 3 कितना होगा 59 हो जाएगा, 59 में से 4 को घटा दीजिए 55 आ जाएगा। देखिए यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके समझ में आया कैसे हल हुआ ये सवाल? तो ऐसे आपको ये तरीका अपनाना है भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 67। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया? भाई यहाँ पे खूब लंबा चौड़ा समीकरण दिया है और सभी अक्षरों का अर्थ भी प्रश्न में बोला है, तो सभी अक्षरों का अर्थ रख के आपको ये समीकरण हल करना है। ओके चलिए भाई रखते हैं तुरंत, देखिए ध्यान से, 103 है, सी है, सी का अर्थ क्या है प्लस है, तो सी की जगह प्लस रखेंगे, ब्रैकेट बंद, 64 के बाद देखिए ए है, तो ए का अर्थ तो भाग दिया है तो ए की जगह भाग रख देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख देंगे, 2 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में प्लस, तो सी की जगह प्लस रख देंगे, 9 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या दिया है गुणा, तो फिर से यहाँ से बी की जगह गुणा रख देंगे, 3 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या दिया माइनस, तो डी की जगह माइनस, लास्ट में 33 है। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम बॉर्डमा स्कीम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए 103 प्लस, यहाँ से 103 प्लस 8 का भाग 64 में देंगे, भाई पहले ब्रैकेट होल होता है, यानी 8 का भाग 64 में देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 64 गुणा 2 प्लस, यहाँ से देखिए 9 3 27, 27 माइनस 33, ठीक। फिर देखिए 103 प्लस 8 दूना 16, 8 दूना 16 प्लस 27 माइनस 33, तो अब देखिए इन तीनों को जोड़ना है, ये लास्ट में 33 को माइनस करना है। बताइए भाई कितना आंसर आएगा? 103 16 कितना हो जाएगा 119, 119 और 27 कितना होगा 9 7 16, यानी 146, 146 में से 33 को कम करिए 113 आ जाएगा। क्या इसमें 113 दिया है? बिल्कुल दिया, देखिए डी ऑप्शन।
यानी सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भाई अब तो हम यहाँ से आपको प्लस माइनस तो करना सिखाएंगे नहीं, हमने इन तीनों को 103 को 16 को और 27 को जोड़ा और लास्ट में माइनस में घटा दिया 33 को, तो 113 आंसर आ गया। कुछ करना नहीं है, जो जो सवाल दिया है, जो जो अक्षर का अर्थ दिया है और यहाँ पे समीकरण भी दिया है, इसी समीकरण में केवल आपको रखना है। उसके बाद बॉडमस के नियम तो आप लगाना जानते हैं। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए। इस बार डायरेक्ट नहीं दिया है भाई, डायरेक्ट लिखा है इस बार। बताइए क्या आएगा? तो देखिए 171 भाग है, भाग का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है भाई? भाग का अर्थ जोड़ना है, तो भाग की जगह हम लोग जोड़ रख देंगे। 95, 55 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ क्या दिया? भाग दिया है, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 5, 5 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह हम लोग गुणा रख देंगे। 4, 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ घटाना है, तो लास्ट में फिर से यहाँ पे देखिए माइनस आ गया 33। तो हल करिए, कितना आएगा? 171 प्लस 5 का भाग 95 यानी 19 × 5 = 95 होता है, गुणा 4 माइनस 33, तो 171 प्लस 19 × 76 होता है। 76 में से 33 यानी 171 प्लस 76 कितना होगा? 6 × 1 = 7, 7 × 7 = 14, 247 होगा क्या? 247 में से 33 को आपको माइनस करना है, यानी कितना आएगा? 233 में कितना जोड़ देंगे? 47, 14, यानी 214 आ जाएगा। क्या इस सवाल का पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है? समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 691 गुणे 709 का मान ज्ञात करिए। बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? 1 मिनट का समय दे रहे हैं भाई, इस सवाल कॉल करिए। 691 गुणे 709 का मान कितना होगा? तो सर जी इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर रही है, देखिए 1 का गुणा 9 में करेंगे, कितना आएगा? 9। तो देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में इकाई अंक 9 है? तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, तो बी ऑप्शन वाले में इकाई अंक 9 है। यानी भाई 691 गुणे 709 का मान कितना आएगा? 48, 99, 19 आ जाएगा। गुणा करके देखिए यही आंसर आएगा, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 70, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे नंबरों का श्रृंखला दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। हल करिए, ध्यान से देखिए। 86, 97, 73, 82, 60, 67, 47, उसके बाद 52। ठीक, तो कुछ देखिए नंबर बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है। तो जैसे कि 86, 97 यानी प्लस 11 किया है, फिर 97 से 73 हो गया, यानी यहाँ से भाई 97 से 73 यानी -24 हो रहा है भाई, है ना। फिर 73 से 82, 73 से 82, 73 में कितना जोड़ दे? 82 हो जाएगा, तो +9 कर देंगे। फिर 82 से 60 यानी भाई 82, 60 कितना? 82 में से कम करेंगे 60 हो जाएगा, तो भाई -22 कर देंगे, तो है ना। फिर 60 से 67 देखिए, यानी +7 हो रहा है। फिर देखिए 67 से 47 यानी -20 हो रहा है। 67, 47 से 52 यानी -5। तो ध्यान से देखिए ना भाई, यानी इस बार हमको कितना माइनस करना पड़ेगा? बताइए, कोई बता सकता है इस सवाल का राइट आंसर कितना आएगा? बताइए कितना आंसर आएगा? ध्यान से हल करना आप सभी को, हो सकता है कि आंसर नहीं भी आ सकता है। तो भाई देखिए इसमें क्या दिमाग लगाए, इतना लॉजिक करेंगे तो आप बहुत टाइम आपका चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब इस तरह का सवाल देख, कुछ नंबर कम हो फिर बढ़े, कुछ नंबर कम हो, तो एक एक छोड़कर हल करिए। देखिए पहले देखिए 86 से आपको 73 पे जाना है, 86, 73 यानी -13 हुआ है भाई। 73 में 13 को जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। फिर 73 से 60 देखिए बीच में छोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 73, 60 यानी माइनस, फिर से देखिए 13 हुआ। फिर 60 से देखिए 47 यानी इसमें -13। तो इसी प्रकार भाई 47 के बाद हम 52 को छोड़ देंगे, यानी 47 में से 13 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 34 आ जाएगा। तो यही हमारा 34 आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो हमने छोड़ा उसको भी चेक कर लीजिए। 97 से 82 यानी -15 किया इसमें। 82 से 67 यानी इसमें भी -15 किया। 67 से 15 यानी इसमें भी -15, यानी भाई पहले तो -13 फिर उसके बाद -15 कम किया है। ठीक है, समझ में आप सभी को? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 71,
उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। एच के एन का संबंध एल ओ आर से है, तो फटाफट करेंगे भाई, टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। एच के एन का रिलेशन एल ओ आर है, ठीक। जैसे एच होता 8, एल होता 12, के होता 11, ओ होता 15, एन होता 14, आर होता 18। देखिए 8 से 12 प्लस 4, 11 से 15 प्लस 4, 14 से 18 प्लस 4, यानी पहले वाले रिलेशन में तो भाई +4 का रिलेशन लगा है। भाई यही आपको चेक करके ना सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आपको ऑप्शन में भी सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, यही सवाल बोला है कि पहले इन दोनों का रिलेशन आप चेक करिए, बिल्कुल इन्हीं रिलेशन का आपको ऑप्शन में भी देखना है, वही सेम पैटर्न है। जैसे पहले वाले में तो +4 मिला है, दूसरा देखते हैं क्या यही है, DJO, इसका रिलेशन HNS। देखिए डी होता 4, एच होता 8, यानी इसमें भी +4 का पैटर्न लगा है। जे होता 10, एन होता 14, तो इसमें भी +4 हुआ है। ओ होता 15, यस होता 19, तो इसमें भी +4 ही हुआ है। यानी कौन सा ऑप्शन भाई +4 के कोड किया है। जैसे देखिए ए से ई, ए होता 1, ई होता 5, यानी 1 से 4, ठीक है। यफ होता 6, 6 से 10, यानी +4 हुआ है। यम होता 13, 13 से 17, यानी +4, यानी पहला ही ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। कितने लोग का पहला ऑप्शन राइट आंसर है। +4 करके कोड पहला ऑप्शन क्या है, AFM का रिलेशन EJQ से होगा +4 करके। आप हल कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। इस सवाल कॉल करिए, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए सवाल का राइट आंसर। यहां से बाएं से आपका संख्या और प्रतीक का श्रृंखला दिया है, उनका आपको संदर्भ लेना है और सवाल करना है। मेन इसमें सवाल क्या पूछा वही देखना है केवल। देखिए सवाल क्या पूछा, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एक कोई प्रतीक है, मान लीजिए कोई हैशटैग प्रतीक है, तो इसके ठीक पहले एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, और ठीक बाद में एक प्रतीक, यानी कोई भी प्रतीक परसेंटेज ले लीजिए। यानी इस पैटर्न पे आपको चेक करना है प्रतीक को। बीच में भाई पहले प्रतीक होना चाहिए, उसके पहले एक नंबर और उसके बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। चलिए देखिए पहले हम प्रतीक को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतीक है भाई, इस प्रतीक को क्या बोलते हैं, पॉन्ड स्टर्लिंग बोलते हैं। तो देखिए इस प्रतीक के ठीक पहले क्या है भाई, आपका नंबर 3 है और एक ठीक बाद में एक डॉलर है, यानी पहला ही तो हमें मिल चुका है भाई। यानी पहले देखिए इस पॉन्ड स्टर्लिंग प्रतीक के पहले एक नंबर है 3 और बाद में डॉलर का निशान है, यानी एक तो मिल चुका भाई स्टार्टिंग में ही। दूसरा चेक करिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए डॉलर के पहले पॉन्ड स्टर्लिंग, फिर उसके बाद देखिए परसेंटेज है, ये नहीं होगा क्योंकि पहले बाद में उसके नंबर चेक करना है। फिर देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन है, डॉलर के साइन के पहले तो नंबर है लेकिन उसके बाद फिर नंबर दे दिया 9, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे स्टार वाला मिल चुका है भाई, ये वाला पैटर्न चेक करिए। देखिए स्टार, स्टार के पहले एक नंबर और उसके बाद एक परसेंटेज, यानी 2 मिल चुके भाई ऐसे प्रतीक जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक पहले प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक, 2 मिल चुके भाई। अब तीसरा देखिए यहाँ पे एक प्रतीक है भाई, ये भी प्रतीक आपका, तो इसके पहले एक देखिए संख्या, ये वाले इसके पहले एक संख्या 6 है और उसके ठीक बाद एक डॉलर का प्रतीक, यानी 3 मिल चुके भाई ऐसे प्रतीक जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। फिर कोई और है, डॉलर बीच में है, तो डॉलर के पहले तो भाई यहाँ पे देखिए एक और प्रतीक है, ये नहीं होगा। ये वाला देखिए इसके पहले भी एक डॉलर का निशान है, ई जो यहाँ पॉन्ड स्टर्लिंग बना है, पॉन्ड स्टर्लिंग पहले प्रतीक है, ये नहीं होगा। तो भाई ये लास्ट वाला देखिए हो सकता है, ये वाला देखिए चौथा वाला, देखिए जैसे कि 8 बीच में एंड है, एंड के पहले देखिए एक संख्या 8 मिल जाएगा और लास्ट में डॉलर का, यानी 4 ऐसे भाई इसमें प्रतीक मिले हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक मिल रहा है, यानी 4 इसमें मिले हैं। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों साथी सही है? क्या आप सभी का भी इतना ही 4 आया है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आप सभी को? भाई बता दीजिएगा, जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा जरूर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कॉल करिए। यदि संख्या 61, 27, 385 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। यानी यहाँ पे जो आपका संख्या दिया है 61,
27 385। सवाल क्या पूछा है, विषम अंक में 2 जोड़ना है। तो चलिए भाई, विषम अंक में 2 जोड़ना है, सम अंक में से 2 घटा देना है। तो भाई सम अंक में से 2 घटाएंगे, विषम अंक में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, विषम अंक में 2 जोड़ना है और सम अंक में से 2 घटाना है। तो हमारा ये नया नंबर बनेगा। आप देखिए, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 1 3, 2 में से 2 घटा देंगे 0, 7 2 9, 3 2 5, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 2 7। ये हमारा नई संख्या बन चुका है। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। दाएं से तीसरा तो 5 है। इधर से देखिए, पहला पे 7 है, दूसरा पे 6 है, तीसरा 5, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। भाई नंबरों का श्रृंखला दिया है, हमने आपको करना बता दिया है। आपको क्या चेक करना है, पहले ऑप्शन को चेक करना है। देखिए सभी ऑप्शन में जे से स्टार्ट किया है, तो पहला तो ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना है। पहला आपको अक्षर तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भी का रिलेशन आर से बनाएंगे, आर का रिलेशन एन से बनाएंगे, तो आपको जे ही मिलेगा भाई, क्योंकि ऑप्शन देखिए जे से स्टार्ट किया है। अब देखिए जब दूसरा अक्षर आप चेक करेंगे तो या तो यम मिल जाएगा या तो यल मिल जाएगा। भाई 3 ठो यम है, इसका मतलब आपको यम मिलेगा। ठीक, चेक करते हैं भाई। देखिए डी है, उसका जी है, यहाँ पे जे है। जैसे डी होता 4, जी होता 7, जे होता 10, तो इसमें +3 क्या, देखिए 4 में 3 जोड़ देंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। उसी प्रकार 10 में 3 जोड़ देंगे 13, 13 पर कौन अक्षर था, यम। तो हमने कहा था ना भाई यम, जी एम, या तो लास्ट में ओ आ जाएगा, या तो डबल एन में से कोई आ जाएगा, या तो पी आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक भाई, चलिए जे एम तो हमें मिल चुका है भाई, जे एम मिल चुका है। लास्ट अक्षर को बस चेक करना है। देखिए यू है, यस है और क्यू है, इनका कोड करिए। यू 21, यस 19, क्यू 17, -2 हुआ भाई। 21 19 -2, 19 17 -2, तो 17 में से -2 करेंगे 15, 15 ओ, यानी जी एम ओ आपका आंसर हो जाए, यानी पहला ऑप्शन। तो कितने लोग का पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल ठीक। आप सभी को समझ में आया। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 75, उस त्रिक की चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। यानी भाई यहाँ पे दो आपका 3-3 का नंबर अक्षरों का पेयर दिया है। पहले आपको इन दोनों को चेक करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रश्न के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, समान पैटर्न अनुसरण कर रहा है। तो देखिए EBGDIF, ध्यान से देखिए, EFGGHI, BCDDEF, यानी एक एक छोड़कर आगे बढ़ाया है। फिर देखिए BCDDEF, YAC, यानी भाई एक एक छोड़ के कर रहा है, तो आपको वही ऑप्शन देखना है। जैसे देखिए EB है, इसका रिलेशन GD से बना है। जैसे E होता 5, G होता 7, B होता 2, D होता 4, तो देखिए +2 इसमें किया, +2 इसमें किया। फिर देखिए GDIF, GDIF, G होता 7, D होता 4, F होता 6, I होता 9, देखिए 7 से 9 +2, 4 से 6 +2, यानी दोनों +2 हुआ। अब लास्ट का भी चेक कर लेते हैं भाई, इसको भी हम आपको बता देते हैं। BYDA, जैसे B होता 2, D होता 4, तो इसमें +2। यहाँ आप देखिए Y 25, ये यहाँ पे 27 मानेंगे, क्योंकि एक मानेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा, यानी 25 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा, यानी +2 का रिलेशन चेक करना है। तो G से J जाएंगे तो भाई +3 हो जाता है, क्योंकि G होता 7, J होता 10, तो +3 होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। UW हो सकता है, क्योंकि U होता है भाई आपका देखिए 21, W 23, Y होता 25, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। R 18, T 20, V 22, यानी B ऑप्शन, यानी +2 का रिलेशन भाई ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो कितने लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, प्रिंस अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर तथा नीचे से 39वें स्थान पर है, तो इसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। जब भाई ऊपर से नीचे से सवाल पूछे तो सबसे पहले जो संख्या दे उनको जोड़ लीजिए। 24 39 की जोड़ी कितना आएगा, 9 4 13 का 3, 3 2 5 1 6, यानी 63। 63 में से को कम कर दीजिए 62, यानी उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, 62 छात्र हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 77,
उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। जैसे 37, 48, 59 दिया है, पहले इनका रिलेशन हमें चेक करना है। 37, 48, 59, तो भाई सबसे पहले तो छोटे नंबर को ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, तो यही आपको सी आंसर लाना होता है। इसमें इस तरह का जब सवाल दे तो याद रखिए छोटे से पहले आपको बड़े के रूप में लिखना है, जो सबसे बड़ा रहेगा वही आपको आंसर लाना पड़ेगा। इस ए बी को हल करने से आपको कैसे भी करके 59 आंसर लाना है। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, पहले तो एक ही काम करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 68, 15, 4, 3, 7, 1, 8 यानी 85। 85 से 59 कैसे बन सकता है, तो 85 में से यदि हम कितना घटा दें 59 बन जाएगा, तो भाई -26 कर देंगे, तो है ना, इतना कर सकते हैं ना। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं भाई। जैसे देखिए 41, 52, 63, पहले इन दोनों को जोड़िए, 2, 1, 3, 95, 93, 93 से आपको 63 बनाना है, कितना घटाएं, तो भाई 30 घटाना पड़ेगा। भाई पहले वाले में तो -26 घटाया था, लेकिन इसमें तो -30 घटा रहा है, यानी ये समीकरण नहीं मैच कर रहा है। प्लस वाला तो मैच नहीं किया। 37, 48, 59, तो दूसरा आप काम करेंगे, पहला तो आपको प्लस करना है, दूसरा काम आपको माइनस करना है। जैसे 48 में से आपको 37 को कम करना है, तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 से आपको 59 बनाना है, तो भाई 11 में क्या जोड़ देंगे तो 59 बन जाएगा, तो प्लस 48 कर देंगे। यानी ये देखिए समीकरण आपका बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, b माइनस आपने a किया, यानी पहले 48 में से 37 को घटाए, यानी हमने आपको स्टार्टिंग में 37 को a बताया था, 48 को b, यानी पहले आपने b यानी 48 में से a को घटाया, यानी 37 को घटाया, फिर भाई इसी प्लस b को कर दिया, इसी 48 को किया, तो अभी तो आपका सी आंसर आया। यही पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 41, 52, 63, तो देखिए 52 में से 41 घटाइए, कितना आएगा, 52 में से 41 घटाएंगे 11, 11 से 63, तो यही प्लस 52 कर दीजिए, यानी समीकरण मालूम हो गया ना, b माइनस ए प्लस बी बराबर सी। ये पैटर्न मिल रहा है भाई, तो चेक किया जाए भाई, b माइनस ए प्लस बी बराबर सी का कौन सा पैटर्न है। पहले b में से a को घटाएंगे, फिर b को जोड़ देंगे। 43 में से 32 को कम करें, कितना आएगा, तो 11 का 11 में 43 को जोड़ेंगे 54 आता है, यहाँ पे देखिए 64 दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए 67 में से 56 घटाएंगे, कितना आएगा, 11, 11 में 67 जोड़ देंगे तो 78। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 56, 67, 78, तो 67 में से 56 को कम करें, कितना आएगा, 11 आएगा, 11 से आपको 78 यानी प्लस 67 कर दीजिए, यानी ये पैटर्न आपको मिल गया, b माइनस ए प्लस बी बराबर सी। यही तो सेम पैटर्न था भाई, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एन ओ और पी, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी 7 व्यक्ति हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे मेरे दोस्त। ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी ए के राइट साइड में तो भाई कोई नहीं बैठा, तो ए को सबसे लास्ट में राइट साइड में बैठा देंगे। फिर देखिए ए और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो भाई ए और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी डी को यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो साथी 3 लोग बैठेंगे ए और डी के बीच में, ठीक। फिर देखिए डी और बी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी बी को यहाँ बैठा देंगे तभी तो देखिए डी और बी के बीच में केवल 2 लोग बैठ जाएंगे, ठीक। फिर देखिए सी जो है वो पी के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। फिर देखिए एन जो है वो पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी पी के भाई राइट साइड में एन भी बैठा है और पी के लेफ्ट हैंड में तीसरे नंबर पे सी बैठा है। तो भाई अभी तो हम इसको छोड़ेंगे, जो सी है ना वो पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, इसको छोड़ते। पहले भाई एन को पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठाएंगे, तो पी के ठीक राइट साइड में एन को बैठाइए, कहाँ बैठाया जाए, पी को ठीक राइट साइड में एन को बैठाना है, कहाँ पर पी को रखें, तो भाई पी को यहाँ पे रखेंगे तभी तो पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एन यहाँ पे आएगा। फिर देखिए अब जो हमने छोड़ा था उसको हल कर लेते हैं। पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा भाई, देखिए पी यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी यहाँ बैठ जाएगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये लेफ्ट हैंड में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक खाली बच रहा, कौन नहीं बैठा है, तो ओ देखिए नहीं बैठा, तो ओ को यहाँ बैठा दी। ये हमारा भाई पंक्ति बन चुका है उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर नॉर्थ ऊपर होता है ना दिशा, ठीक। अब देखिए सवाल क्या पूछा है,
ओ और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं? ओ और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो ओ तो यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे? 3 व्यक्ति, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, समझ में आया आप सभी को? ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से हैशटैग और परसेंटेज का पैटर्न और संबंध के समान हो। तो भाई यहाँ पे देखिए, ये भी आपको ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। यानी देखिए हैशटैग अनुपात DFJ डबल अनुपात LNR अनुपात परसेंटेज, यानी ऑप्शन पहला उठाएंगे जब आप, तो हैशटैग की जगह ACG रखकर इनका रिलेशन बना देंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज की जगह रखकर इन दोनों का रिलेशन बना देंगे, यानी वो दोनों रिलेशन आपस में समान आएगा। मान के चलिए पहला जो आपने रिलेशन हल किया तो +2 हुआ, तो जब आपने परसेंटेज की जगह रखकर दूसरा रिलेशन को चेक किया, इसमें +2 आ गया, तो समझिए आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए हल करते, पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, हैशटैग की जगह हम पहले रखेंगे ACG, तो ACG इसका रिलेशन बनाएंगे DFJ से। देखिए A होता है 1, D होता है 4, C होता है 3, F होता है 6, G होता है 7, भाई G होता है 7, यहाँ पे G है ना भाई, यहाँ पे DFJ होगा, DFJ होता है ना भाई, D जैसे 4, F होता है 6, J होता है 10, A होता है 1, C होता है 3, G होता है 7। देखिए 7 से 10 +3 हुआ है, फिर देखिए 3 से 6 इसमें +3 हुआ है और इसमें +3 हुआ है, यानी भाई पहला में तो +3 हुआ है। दूसरा आप देखिए परसेंटेज की जगह रखेंगे, क्या यही सेम पैटर्न है? LNR का रिलेशन MQ से क्या है, वही +3 का रिलेशन है। देखिए ऑप्शन A को हम उठा रहे हैं भाई, LNR इसका रिलेशन परसेंटेज की जगह रखेंगे MQ। देखिए L होता है 12, M होता है 13, भाई ये तो +1 का रिलेशन हो गया, यानी पहला तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब ऑप्शन B को उठाएंगे, देखिए AD यानी कितना हो रहा है भाई, +3, इसमें देखिए L आपका 12, O होता 15, इसमें +3 हो, यानी ऑप्शन B हो सकता है। चेक किया जाए भाई, देखिए पहले इस पर हैशटैग की जगह हम लोग ऑप्शन B में आपका दिया है हैशटैग की जगह ACG, तो ACG का रिलेशन बनाएंगे किससे? DFJ से, ये वही तो सेम है भाई। देखिए G होता 7, J होता 10, यानी +3 इसमें, C होता 3, F होता 6, तो इसमें +3, A होता 1, D होता 4, इसमें +3, यानी इसमें +3 हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या यही +3 हुआ है? देखिए LNR इसका रिलेशन, इस बार सेकेंड ऑप्शन को हमने उठाया ना, तो परसेंटेज की जगह OQ रखेंगे, जैसे R होता 18, U होता 21, देखिए +3 हुआ है, N होता 14, Q होता 17, तो इसमें भी +3 हुआ। देखिए L होता है 12, O होता है 15, यानी +3, यानी भाई B ऑप्शन हैशटैग की जगह रखने से और परसेंटेज की जगह रखने से हैशटैग और परसेंटेज आपस में समान हो गए हैं, तो इस सवाल का B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 80, किसी निश्चित कोड भाषा में CALM को 2468 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और लाइव को 8537 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में यल के लिए कोड क्या होगा? तो सिंगल यल पूछा है, तो कॉमन चेक करिए। देखिए CALM में L है और लाइव में भी यल है, यानी दोनों में यल कॉमन मिला, इसका मतलब इन दोनों में कोड में कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 8 देखिए इसमें भी है, 8 इसमें है, यानी यल का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 81, अब यहाँ साथ ही GS करंट अफेयर के आपको राइट 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो जल संरक्षण प्रणाली के लिए। B ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत मेहनत के बाद ये पेपर आप सभी के बीच में आता है, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, निम्नलिखित में से किन करों को वस्तु एवं सेवा कर यानी GST द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो भाई अतिरिक्त सीमा शुल्क किया गया, राज्य वैट को किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किया गया, यानी पहला आपका बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी है, तीसरा यानी तीनों, यानी देखिए चौथा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 83, 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई सीमा क्या थी जिस तक व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो साथियों 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई सीमा क्या थी जो कि जिस तक
व्यक्तियों को नई आर्थिक व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है वो लगभग भाई 12 लाख रुपए है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम यानी एलआरएस के अंतर्गत प्रेषण सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अंतर्गत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ाकर तो भाई याद रखिए 10 लाख रुपए की गई है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 85। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ था 16 जनवरी 2024 को 14 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 85। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में। शायद ये सवाल हमने कराया था एक बार आपको। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87। किस कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एरियल सिस्टम यानी IICAS विकसित करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो किस कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एरियल सिस्टम विकसित करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88। आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि यानी रतौंधी होता है? तो भाई किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन किस कमी से? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? तो भाई 20 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 90। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया था? तो साथियों 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया? तो भाई याद रखिएगा अनुराधापुरा का। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 कॉल करिए। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो मेगास्थनीज की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93। IMF के जानकारी 2025 विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत की है? तो साथियों IMF के जानकारी 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी है? तो भाई याद रखिए 3.3% है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में जो शामिल है वो तो नागा पहाड़ियाँ हैं, मीजो पहाड़ियाँ है, पटकाई पहाड़ियाँ, लेकिन खासी पहाड़ी ये शामिल नहीं है। ये पहाड़ी आपका मेघालय राज्य में है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 96। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? राजस्थान में स्थित एक झील जो कि कृत्रिम झील है उसका नाम क्या है? आना सागर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ टीम को जीत दिलाई थी? बताइए। किसने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ टीम को जीत दिलाई थी? तो भाई याद रखिए अक्षय वाडकर ने जीत दिलाई थी।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो साथियों, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? तो सर जी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99। 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। तो लचित बरफुकन कौन थे बताइए? लचित बरफुकन कौन थे? तो अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए 100 नंबर। निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो मंगोलिया में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी का कार्बन कॉपी का। तो अब बताइए दोस्त आप सभी कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूंगा आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को तैयार किया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। लगातार साथ ही आप सभी के बीच पेपर आएगी। कल के बाद से आपका तो ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे जीएस हो, करंट अफेयर हो, मैथ, रीजनिंग, चाहे साइंस हो। कल के शिफ्ट के बाद मालूम होगा, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों जब तक पेपर आपका समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आपका 16 जनवरी तक के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको क्लास प्रोवाइड करना है। इसलिए भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, इस बार आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।